नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिजिटल फ्लेक्सर साइनोवियल शीथ के इन्फेक्शन के बारे में। तो ये इन्फेक्शन सर्जिकल इमरजेंसी होती है। अगर इसको आपने इग्नोर किया तो पेशेंट्स का एम्पुटेशन भी होते देखा है मैंने। इतना सीवियर इन्फेक्शन फैल जाता है हाथ में। तो ये इन्फेक्शन कैसे होती है? ये ज़्यादातर काम करने के वक्त कोई चोट लगे उंगली में और उसे इग्नोर किया जाए, या पानी में जो काम करते हैं और चोट लगे तो इन्फेक्शन वहाँ से आ सकती है, या एनिमल बाइट या ह्यूमन बाइट से आ सकती है। तो जब पेशेंट आपके पास आता है तो कनावल के 4 साइन हमें दिखते हैं। एक तो फिंगर फ्यूजिफॉर्म स्वेलिंग आ जाती है। दूसरा, अगर आप परकस करें फिंगर पे तो बहुत पेन होता है फ्लेक्सर शीथ पे। अगर आप पैसिव एक्सटेंशन करें तो ये भी पेनफुल होता है। और चौथा साइन है कि फिंगर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी की तरह या फ्लेक्शन एटीट्यूड में पेशेंट लेके आता है और फिंगर इन्फ्लेम्ड और लाल होती है। तो पहले हमें एनाटॉमी समझनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि इन्फेक्शन कैसे फैल सकती है हाथ में। तो अगर हम डिजिटल साइनोवियल शीथ देखें उंगलियों की, तो जो रेडियल फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस की शीथ है वो कंटिन्यूस होती है और रिस्ट तक जाती है। ये 3 उंगलियों की फ्लेक्सर शीथ्स डिस्टल डीआईपी जॉइंट के थोड़ा ऊपर से लेके मेटाकार्पल नेक तक आती है। ये इंडिविजुअल शीथ्स होती है, ये कम्युनिकेट नहीं करती रेडियल या अल्ना बर्सा के साथ। जो अल्ना बर्सा होता है वो एनवेलप करता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफुंडस टेंडेंस को, इन 3-4 डिजिट के, और फिर यहाँ से ये अल्ना फ्लेक्सर डिजिटल शीथ के साथ कम्युनिकेट करता है। 80% केसेस में आप देखेंगे तो रेडियल और अल्ना बर्सा कम्युनिकेट करता है। मीन्स अगर यहाँ इन्फेक्शन हो गई तो घूम के यहाँ आ सकती है, पूरे हाथ में फैल सकती है। यहाँ इन्फेक्शन हो गई तो भी ये पूरे हाथ में आके रेडियल साइड पे भी फैल सकती है। प्लस ये जो दोनों बरसे हैं ये रिस्ट के नीचे तक जाते हैं और यहाँ स्पेस ऑफ पेरोना होता है, अबव द प्रोनेटस क्वाड्रेटस एंड बिलो द फेशिया ऑफ प्रोफंडस टेंडन। तो ये यहाँ तक कम्युनिकेट कर सकती है और इन्फेक्शन रिस्ट के ऊपर तक भी आ सकती है। तो ये अगर इन्फेक्शन बहुत सीवियर है तो इन्फेक्शन को फैलने में टाइम नहीं लगता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है। अगर पेशेंट रात को भी आया तो रात को ही इसे ड्रेन कर देना चाहिए एनेस्थीसिया देके। तो हम 3 स्टेज देखते हैं। फर्स्ट स्टेज में थोड़ा सा सीरियस डिस्चार्ज होता है और ब्लड काउंट्स भी बहुत हाई नहीं होते और पेशेंट इतना इल नहीं लगता। तो इसमें हम इरिगेशन कैथेटर डाल सकते हैं। यहाँ A1 पुली में कट करके कैथेटर डालते हैं, यहाँ से साइड से निकाल लेते हैं, उसमें होल्स होते हैं और हम पीरियोडिकली उसको इरिगेशन करते हैं, या कंटिन्यूस इरिगेशन भी 48 आवर्स के लिए आप लगा सकते हो और ये उंगली सेटल हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे काफ़ी पेपर्स आए हैं कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में कंटिन्यूस इरिगेशन या पीरियोडिक इरिगेशन और ओपन डिब्राइडमेंट में कोई फ़र्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिजीज़ कितनी देर चलती है या हॉस्पिटल स्टे या रिकवरी। स्टेज 1 में सीरस फ्लूइड होता है, स्टेज 2 में थोड़ा थिक फ्लूइड आता है, पुरुलेंट फ्लूइड, और साइनोवियल शीथ ग्रैन्युलोमैटस हो जाती है और शीथ नेक्रोस भी हो सकती है। इसमें जो ओल्ड टाइमर्स है वो पूरा खोलते हैं और फिर इरिगेशन कैथेटर डाल देते हैं। बट अगर आप कंटिन्यूस इरिगेशन कैथेटर डालें और पेशेंट इंप्रूव होता है तो फिर ये पूरी कट करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेज 3 बहुत डेंजरस होता है। इसमें आपका टेंडन भी नेक्रोज हो सकता है। टेंडन शीथ तो नेक्रोज होती ही है और पेशेंट को काफ़ी फीवर वगैरह होता है, सीवियर स्वेलिंग होती है, जैसे कि आप इन पिक्चरों में देख सकते हो। तो इसमें तो ओपन करके पूरा डिब्राइड करना पड़ता है, कभी कभी डिजिट का एम्पुटेशन भी हो जाता है। अब एक बात करूंगा कंपार्टमेंट सिंड्रोम की। जनरली हम जब बात करते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम की तो हम बात करते हैं फोरआर्म की या काफ की, जहां कंपार्टमेंट्स आप रिलीज करते हैं ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर।
ये इन्फेक्शन भी फिंगर के क्लोज स्पेस में काफ़ी प्रेशर बिल्डअप करता है और ब्लड सप्लाई और नर्व डैमेज हो सकता है। तो यहाँ भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम जैसे चेंजेस आती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये पेशेंट 4 दिन पहले लेट आया ट्रीटमेंट के लिए और टिप ऑफ द फिंगर ऑलरेडी गैंग्रीनस हो गई है। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, सर्जिकल इमरजेंसी। हैंड के इन्फेक्शन को कभी डिले नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो ड्रेन करना चाहिए, इरिगेशन करना चाहिए और आईवी एंटीबायोटिक्स देना चाहिए। तो नॉर्मली तो अगर कोई ट्रॉमा होए तो स्टैफ ऑरियस इन्फेक्शन होती है, लेकिन हम देखते हैं कि पेशेंट काफ़ी चीज़ों में काम करते हैं, सीवेज वर्कर्स होते हैं, एक्वेरियम वर्कर्स होते हैं, या घर में कोई गंदी चीज़ रस्टी ऑब्जेक्ट से फिंगर कट हो गया। तो ऑर्गेनिज्म काफ़ी तरह के देखे गए हैं, बट मेजॉरिटी में स्टैफ ऑरियस होते हैं। सो जस्ट फॉर कंप्लीशन आई विल शो यू लिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कैट बाइट, डॉग बाइट, सीवेज वर्कर्स में। तो ये आप यहाँ देख सकते हो। तो जब ऑर्गेनिज्म आइसोलेट होता है, आपको आपके माइक्रोबायोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहिए कि कौन सा एंटीबायोटिक यूज किया जाए। तो ये बहुत सीवियर इन्फेक्शन होती है और इसका ट्रीटमेंट बहुत एग्रेसिव होता है। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारे चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।